अभी सर ये पूरा जो महीने 2 महीने का वातावरण है, इसको आपने किस तरह व्यतीत किया है सर, या कर रहे हैं? पिछले 2 महीने से हम सब लोग आइसोलेटेड हैं अपने अपने घर में। और प्रतिदिन कहीं ना कहीं किसी न किसी डिजिटल मंच से मैं वो लाइव हो रहा था। और कुछ पढ़ाई लिखाई हो रही थी, चार जी। पांच उपन्यास पढ़ डाले, कुछ कहानियाँ पढ़ी, कविताएं पढ़ी। और हाँ। डॉक्टर विनय की यक्षिणी के ऊपर एक पूरा संग्रह है, जी कविता जी। संग्रह, उसको पूरा पढ़ा। और उसके मंचन की तैयारी में हम लोग लगे हुए थे इसके पूर्व। तो हाँ हाँ। वो नहीं कर पाए, अचानक लॉकडाउन हो गया। और जी। उसके बाद महाबली नाटक करने की योजना थी। असगर बजाहत जी ने जो लिखा है, नया नाटक है। जी जी। उसमें राजेंद्र गुप्त जी तुलसीदास की भूमिका करने वाले थे, मुख्य भूमिका में। तो अच्छा अच्छा। हाँ, तो वो दोनों ही प्रोजेक्ट हमारा अचानक लॉकडाउन की वजह से। तो अब ऐसी स्थिति में तो सबको घर में ही सुरक्षित रहना है और पालन करना है सारा, सरकार के जितने भी निर्देश हैं। तो वो सब हम लोग पालन कर रहे हैं। अब लॉकडाउन थोड़ा धीरे धीरे खुला है, तो बीच बीच में बाहर कभी कभी निकलने का मौका मिल पा रहा है, अदरवाइज घर में ही हैं हम सब लोग। अच्छी बात यह है कि डिजिटल मंच पर ढेर सारे, मतलब इस तरह के अलग अलग मंच हैं। हाँ सर। उस हाँ, उसमें बातचीत और इंटरेक्ट करने का, कनेक्ट करने का मौका मिल रहा है एक दूसरे से। जी जी। अच्छा, एक पक्ष जो आपका जो प्रबल पक्ष है क्रिएटिविटी का, रंग संगीत वाला, तो जी। मुझे लगता है कि उस तरह से घर में कुछ तैयारी करते होंगे या नहीं? अरे देखिए, दुर्भाग्य से क्या हुआ ना कि ये लॉकडाउन के बाद मेरी हाँ। आवाज़ अचानक मतलब गला फंस गया। और अच्छा। पूरा जो है ना, जिसको कहते हैं कि बलगम और कप से भरा हुआ था। सिगरेट की पिलाई कुछ ज़्यादा हो गई थी लॉकडाउन में। जी जी जी। तो जिसकी वजह से आवाज़ मेरी चली गई। तो इधर जाकर 2-3 दिन से आवाज़ थोड़ी खुली है। तो हाँ 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 हाँ। अब गाने उन्हें हो रहे थे, गाना प्रैक्टिस कर रहा था, कुछ कुछ गाने। एक नया गाना भी बनाया था, चंदन तिवारी जो लोक गायिका है। हाँ जी सर, बिल्कुल। हाँ, तो उसने गाना दिया था मुझे भोजपुरी का कि सर इसको आप कंपोज कर दीजिए, मुझे कहीं गाना है। तो उसको एक हम्म गाना कंपोज वही किया। और हम्म। अपनी तरफ से रंग संगीत को लेकर चूंकि कुछ हम नहीं कर पा रहे हैं। रंग संगीत तो जब तक रंगमंच नहीं होगा तो रंग संगीत कैसे होगा। तो हाँ उसके हाँ हाँ। लिए, हाँ, तो कल 2-3 दिन पहले जयपुर का जो वो जो मंच है ना, जो फेस्टिवल करा, जयरंगम, हाँ दीपक गेरा जी ने गाने के लिए हाँ रंग संगीत पर कुछ कार्यक्रम रखा था, 4-5 लोगों को रंग संगीत के ऊपर। हाँ, पीयूष बोलने मिश्रा के लिए। थे। हाँ, आप भी थे, पीयूष बिल्कुल मिश्रा। याद आ गया हाँ, मुझे जी। मैं भी था। तो कुछ गाने गाए मैंने, 4-5 गाने गाए। और हम्म मुझे लगा कि लोक संगीत ही गाना चाहिए। लोक गाना विदेशिया का या और भी नाटकों के। तो हम्म। इस तरह का लोक धर्मी जो संगीत है उसको मैंने गाया। इस जी लॉकडाउन में जी। यही सब हो रहा है। विनोद गुर्जर भी आपको नमस्कार कर रहे हैं, आ गए। अरे नमस्कार गुर्जर जी, नमस्कार। एक आपकी गुर्जर प्रांत जी के को, जी, गुर्जर जी को आप देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। एनर्जी से भरा हुआ आदमी। हाँ, हाँ, काफ़ी एनर्जी है। और बोलते भी अच्छा, उनको मैंने सुना मेरा मंच पर। हाँ हाँ। काफ़ी अच्छा बोल रहे थे, काफ़ी एनर्जेटिक थे। जैनेन्द्र दोस्त भी इस कार्यक्रम को में ज्वाइन है। वो, अच्छा अच्छा। हाँ, मैं हाँ जानता जो, हूँ, जानता हूँ। हाँ जैनेन्द्र, तो इस नमस्कार तरह जैनेन्द्र। सब सबप्रिया शर्मा, आप आपके जानने वाले बहुत सारे हैं।
मुझे कि आपकी बहुत याद आती है, आप यहाँ से क्या चले गए। मैं जब भी वो पतली सिगरेट पीता हूँ कभी कभार तो मुझे आपकी याद आती है। आप इससे आप आपने वो बदल लिया है कि वाह उसी ब्रांड को अपनाए हैं। वो ब्रांड अभी मिल नहीं रहा है लॉकडाउन में, ये तो भी बड़ा और चक्कर बहुत हुआ। ब्लैक में मिल रहा है। जहाँ वो दो ओहो, सौ रुपये 200 रुपये का डिब्बा था, अब 400 रुपये का आ गया। तो इसलिए क्या उस बात है। तो मैंने कहा कि इससे अच्छा है कि मत ही पियो। और आवाज़ चूंकि खराब हो गई थी ना, तो मैंने कम कर दिया हाँ, सिगरेट पीना। सावधानी, हाँ हाँ। जी। ये सब जो कुछ सृजन धर्मियों के लिए बड़ी समस्याएं भी आई, सब स्टॉक स्टॉक नहीं रख पाए, अचानक लॉकडाउन हुआ तो हाँ, बड़ा एक वो रचनात्मक संघर्ष आंतरिक रूप से चलता रहा बड़ा। ये उसको हम तो बोलते हैं रचनात्मक गोपनीयता, कि कि उस वो ऐसी गोपनीय चीज है कि जो स्टिमुलेशन का काम करता है। हाँ आप हाँ, स्टिमुलेट होते हो आप, मतलब आपको प्रेरणा ये मिलती है अंदर से, कुछ एक ऐसा लगता है कि कोई शक्ति है जो आपको मिल गई, और उससे आप सृजनशील होते हैं। बिल्कुल सही। हालांकि ये सब कहने की बातें हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुछ भी नहीं करते हैं, और कोई नशा पानी नहीं है, उसके बावजूद वो स्टिमुलेट होते रहते हैं। हाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं। तो चूंकि हम थिएटर वाले हैं, तो थिएटर वाले कुछ ज़्यादा ही बदमाश होते हैं इन सारे मामलों में, तो गड़बड़ियाँ करते रहते हैं। नहीं वो, अब इसका मैं क्या कहूँगा, अभी विनोद भारद्वाज जी का एक सीरीज चल रहा है उसपे फेसबुक पे, जो वो अपने समय के बड़े कालजयी लेखकों में कलाकारों की याद कर रहे हैं। तो शीला शुक्ल जी के बारे में लिखते हुए उन्होंने उनके संदर्भ में भी, जैसे आप कह रहे हो, लगभग जी। उसी तरह से युवा के लेखक लोग इस तरह के बहुत होते। तो क्या कहिएगा। विनय हाँ, तो उपाध्याय ज्वाइन हुए। अरे नमस्कार उपाध्याय जी, विनय जी नमस्कार। विनय जी का आना बड़ा अच्छा लगा। यहाँ मध्य प्रदेश तो आपको हमेशा बहुत प्यार से याद रखता है और करता है। ये सब जो आप लोगों का। जी। मध्य प्रदेश को जो पिछले 6 वर्षों में मिला, और बल्कि तो देश को मिला, क्योंकि देश के बच्चे यहाँ पर आते थे, एक पूरी की पूरी अ, बड़ी जनरेशन यहाँ से हर साल हो के पूरे देश में फैली। तो वो सभी अपना अपना जो भी काम कर रहे हैं, वो जो जहाँ है वो आपका नाम तो रोशन कर रहा है, ये बात तो सही है। ये हाँ, मतलब मैं ये आपको देख के नहीं कह रहा हूँ, सच्ची बात कह रहा हूँ, जो मैं स्वयं भी महसूस करता हूँ। कि और मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे बच्चे पूरे देश में अच्छा रंगकर्म कर रहे हैं, और बड़ा ही इनोवेटिव काम कर रहे हैं। और सारे लड़के हमसे कनेक्टेड हैं, किसी न किसी बहाने वो हमसे जुड़े हुए हैं, और सब बताते रहते हैं कि सर ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, आपका आशीर्वाद। तो ये सब चलता रहता है, तो अच्छा लगता अच्छा, है, खुद को भी अच्छा लगता है। अभी सर इधर वैसे तो कला कला जगत में, पर इधर रंगमंच के क्षेत्र में कलाकार ज्यादा तनाव और परेशानी से भरे हुए नजर आए, आसपास में देखता हूँ जो। और ये जी। मुझे लगता है कि दूर तक ये हालत है, खासतौर से लोक मंच में भी ये हालत है, जहाँ पर सीधे जो ये इनका अपना इनकी अपनी प्रतिभा या प्रस्तुति अभिव्यक्ति है, ये सीधे अपने परिवार चलाने या उधर पोषण से जुड़ी है। इस पूरे कठिन समय में आपको क्या लगता है कि इस सबसे कैसे निजात पाई जाएगी। इस संकट से हम सब लोग गुजर रहे हैं। लोग कलाकार तो गुजर रहे हैं, ये तो सही बात है, और वो हमसे ज़्यादा संकट में हैं। जी और पिछले 2 ढाई महीने से कोई काम नहीं, कोई जो इस तरह के कलाकार थे जो रोज़ ही अपना प्रदर्शन, कला का प्रदर्शन करके और जीविकोपार्जन के लिए उनको कुछ मिल जाता था। तो हाँ हाँ लेकिन हम जैसे कलाकार भी जो रंगमंच से जुड़े हैं, जो थोड़ा बहुत लोग कलाकार जो गांव के ग्रामीण कलाकार हैं, उनसे थोड़ी स्थिति हम लोगों की बेहतर है। और तो 2 महीने से काम नहीं। बंसी जी से बात हो रही थी, वो भी कह रहे थे कि मतलब मेरा जो एफडी है उसको तोड़ना पड़ रहा है। फिक्स हाँ डिपॉजिट हाँ। जो आपके कुछ होते हैं वो तोड़ तोड़ के और हम काम चला रहे हैं।
तो ये एक बड़ा रंगकर्मी देश का कह रहा है। तो छोटे जो मतलब जो गांव के ग्रामीण कलाकार जो उनकी स्थिति कितनी बुरी होगी, और आने वाले दिनों में कोई इस तरह का दूर दूर तक दिख नहीं रहा है कि कब लॉकडाउन खुलेगा, कब सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग वाला जो ये है फार्मूला कब खत्म होगा, और कब वैक्सीन बन के तैयार होगा। जब तक वैक्सीन नहीं बनेगा तब तक हम सब लोग इसी तरह रहेंगे। और मैंने तो ये देखा है कि ढेर सारे कलाकार जो हैं वो कुछ ठेला चलाते हुए मैंने देखा, हमारे कुछ ठेला पे सब्जी बेचते हुए। एक मुझे दिखा सोशल मीडिया पे ही कि वो कुछ बेच रहा है, और तो क्या करेगा वो गरीब कलाकार। सारंगी बजाने वाले तो एक ज़माने में आपको याद होगा कि सारंगी बजाते हुए भरथरी का गाना गाते हुए और दरवाजे दरवाजे वो भीख मांगा करते थे, और जीविकोपार्जन के लिए वो। तो ढेर सारे ऐसे कलाकार मुझे याद आने लगे कि कहीं वही स्थिति तो न हो जाए कि वो कलाकार जो बेचारा रोज कमाता था और शाम को उसका चूल्हा जलता था, वो सब कहीं हम लोग तो उस स्थिति में भी नहीं आ पाएंगे। तो ये है कि अब डिजिटल जो एक माध्यम है, इस माध्यम में हम लोग एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, नाटक तो नहीं कर पाएंगे। और आर्थिक जो मोर्चे पर हम लोग मतलब अभी बहुत ही बुरी स्थिति में हैं। सारे कलाकार, पूरा कलाकार बिरादरी कहें या जो लोग लिखने पढ़ने वाले कवि लोग थे, बहुत सारे कवि कहानीकार जो इसी पर आश्रित थे, उनकी भी स्थिति बहुत बुरी है, और एक पूरे देश का हाल है। तो कल ही बल्कि आज के ही दिन पूरे देश में कलाकारों ने ये एक स्लोगन ये किया है कि सब लोग अपना वाद्य यंत्र घर के बाहर रख दो, और उस पर लिखा है कि सुने सरकार, और कलाकार क्या है, कलाकार बेहाल सुने सरकार, ऐसे करके पूरे देश में एक इस तरह का एक चल रहा है कलाकारों का की तरफ से। मतलब सरकार को कह रहे हैं कि आप हमारी मदद कीजिए। और बिहार की स्थिति, बिहार सरकार की स्थिति तो बहुत ही बुरी हो गई कि एक विज्ञापन आया, उस विज्ञापन में ये था कि आप 10 मिनट का एक वीडियो बनाएं जिसमें कि सरकार की उपलब्धियों का गुणगान करें और कोरोना वायरस जो है उसके ऊपर एक पर केंद्रित हो। तो और 1,000 रुपया मिलेगा प्रति कलाकार। तो आप ये बताइए कितना हास्यास्पद है ये। और अगर एक से अधिक कलाकार अगर उसमें होंगे तो उनको 2,000 रुपये दिए जाएंगे, और ये कंपटीशन होगा, प्रतियोगिता होगा। उसमें से भी ये नहीं है कि मतलब कुछ लोग छट भी जाएंगे। तो ये जो स्थिति है, बहुत सरकार की तरफ से भी जो एक जैसे कि सुना मैंने कि मध्य प्रदेश में सरकार ने जितने लोगों को ग्रांट देना होता था सालाना, वो सबको दे दिया, हर संस्था को समय पे दे दिया, सारी संस्थाओं को वो दे दिया। तो ये एक अच्छा कदम है मध्य प्रदेश सरकार का। लेकिन बिहार सरकार में बहुत बुरी स्थिति है। तो आप उसका बहुत ही विरोध हो रहा है, कलाकार विरोध कर रहे हैं। मुझे बताया, जिनेंद्र ने भी बताया कि वहाँ पर जैसे मध्य प्रदेश में कलाकारों और साहित्यकारों को पेंशन की योजना है, वैसी वहाँ पर नहीं है शायद। नहीं, 1500 रुपये। देखिए वहाँ भी सारी योजनाएं थी जो मध्य प्रदेश में होती हैं, लेकिन होता क्या है कि वहाँ पर जितना संवेदनशील तरीके से यहाँ की सरकार काम करती है, और यहाँ के जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं वो जितने मतलब सजग हैं इन कला को लेकर, संस्कृति को लेकर। तो बिहार में दुर्भाग्य है कि जगदीश चंद्र माथुर के बाद कोई ऐसा ब्यूरोक्रेट्स नहीं आया
जो हाँ कला को लेकर, जैसे अशोक वाजपेयी का योगदान जिस तरह का रहा है मध्य प्रदेश में, तो उस तरह हाँ से हाँ कोई भी इस तरह का ये नहीं आ पाया जो कला के लिए कुछ कर सके, कला की बेहतरी के लिए, कलाकारों के लिए। वो सारी योजनाएं हैं, मतलब 3-4 साल से, मतलब जो ग्रांट जो दिए जाते हैं संस्थाओं को, वो 3-4 साल हाँ। से नहीं दिए जा रहे हैं। वो सारा लैप्स हो जा रहा है पैसा। तो हम्म। पेंशन की भी योजनाएं, सारी योजनाएं हैं, लेकिन कोई भी अमल में नहीं मतलब आ रहा है। जैसे यहाँ तो प्रशासन ने 3 महीने की पेंशन एकदम जारी कर दी, इसीलिए कि बोले कि सही समय जी पर पहुंच जाए। एक पहल ये हुई है कि वो, मतलब इसमें प्रतियोगिता नहीं है, लेकिन जो गरीब और आंचलिक कलाकार हैं या जो उस तरह से, तो उनसे 2-3 मिनट का एक वीडियो बुलवा लेते हैं। आ, ये तो उन, है। हम्म। उनके उनके गायन वादन का या नृत्य का, और ये उसको उसको जी मतलब शाम को प्रसारित कर देते हैं, कुछ उसका मानदेय भेज देते हैं, जो जाहिर है कि मतलब 1,000 से थोड़ा ज्यादा ही है, 2,000 है। पर उसमें ये नहीं है कि कोई चयन चयन किया जाएगा या छाड़ दिया जाएगा। और ये तो लगभग। मतलब ये हास्यास्पद है ना कि आप प्रतियोगिता करा रहे हैं इस कोरोना काल में, इस हाँ लॉकडाउन में आप प्रतियोगिता कराकर उसके बाद 1,000 रुपए देंगे। 1,000 रुपए हम्म। से क्या होता है? वो मजदूरों को भी जो 1,000 रुपए आपने डाले हैं, तो वो भी कम है एक तरह से देखा जाए तो। हाँ हाँ, लेकिन वो तो असल में सवाल आज आज भर का थोड़ी है। तो वो तो इसलिए दो हम तीन लोगों महीने ने उनकी चिंता 2-3 महीने की जानी पड़ेगी। जी, तो ये तो वो बहुत तो ही बुरा हाल है। और हम सब लोग इस संकट से कैसे निकला जाए, क्या रास्ता निकाला जाए, कौन सा अल्टरनेटिव तरीका हो जिससे कि हम काम कर सकें। और इंतज़ार कर रहे हैं कि पर्दा खुले, मंच मिले। और हाँ अगर मंच भी मिल जाएगा तो डर ये है कि पब्लिक डरी हुई है, वो नहीं आएगी, कम आएगी, बहुत हाँ कम हाँ लोग आएंगे। उनको लगेगा कि पता नहीं अभी निकलना या समूह में जाके नाटक देखना या फिल्म देखना, ये बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा आने वाले दिनों में। हाँ। सिनेमा उद्योग भी प्रभावित हुआ है उसी तरह। बिल्कुल पर बिल्कुल। लेकिन और जिस सिनेमा तरह से, उद्योग में, हाँ, सिनेमा उद्योग में देखिए, जितने भी बड़े बड़े स्टार थे, सबने अपने जितने भी जो टेक्नीशियंस थे, जितने उनके साथ काम करने वाले लोग थे, उनको उन हाँ लोगों ने हाँ बहुत ही मदद की। हाँ लेकिन रंगमंच में तो कोई है नहीं पैसा वाला, जो हाँ स्टार भी नहीं है कोई, या जितने भी बड़े लोग हैं रंगकर्मी, हाँ वो भी, उनकी भी स्थिति ऐसी नहीं है कि वो, उनके पास करोड़ों रुपए हैं और अब कलाकारों को ये कर सकें। तो जी ये लेकिन एक, जैसे आपकी बात से एक बात निकलती, एक विचार भर मेरे मन में आया कि संभवतः वे रंगकर्मी जो सिनेमा में इस समय अच्छी स्थिति में है, वो कुछ रंगकर्म के लिए मदद कर सकते कर सकते हैं, करना चाहिए। और हैं। जो अब बड़े देखिए। नाम इस समय चकाचौंध में है, थिएटर के लोग, जिनका इस हाँ, समय मतलब प्रभाव माना जाता है, वो अपना कुछ कुछ अंश किसी भी रूप में अगर वो करते हैं तो अच्छी बात है। करना चाहिए वैसे लोगों को। और अब जैसे अचानक ये जो सूद है, जो अचानक आकर जिस तरह से वो सारे लोगों की हाँ, वो तो देखते ही देखते सर, आप ये देखिए कई बार कि ये बहुत पहले किसी बड़े आदमी ने की उद्बोधन से मैंने सुना था कि लोग अपनी छवि को संवेदनशील बनाने के लिए बाकायदा ब्रांडिंग करते हैं, पर कुछ लोग अपने कर्म और आचरण से संवेदनशील हो जाते हैं। तो ये सोनू सूद का मुझे ऐसे ही लग रहा है कि जिस तरह से तुरंत रिस्पॉन्ड करता है, लोगों को हेल्प करता है, देखते देखते मतलब ये पर्दे का खलनायक है, लेकिन इस समय वो नायक बना हुआ है। नायक बना हुआ है। लोग और वो उसको अच्छा लगता है, उसके एक्सप्रेशन से, उसकी बात से ऐसा लगता है कि मुझे किसी को मतलब घर पहुंचा देना, या जो कोई दिक्कत में है उसको, उसके प्रॉब्लम्स को दूर करने में, उसको अंदर से वो उसको अच्छा लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ, समाज सेवा कर रहा हूँ। तो
उसमें उसकी ब्रांडिंग नहीं कर रहा है, फोटो नहीं खिंचवा रहा है कि देखो राशन बांटते हुए और फोटो खिंचवा रहे हैं, वो नहीं कर रहा है वो, बल्कि सच्चे मन से भाव से कर रहा है वो, सच्चे भाव से। सही सही बात। तो मैं आपकी बात आपने जो कही कि जितने भी थिएटर वाले हैं जो स्टार हो चुके हैं और उनके पास अच्छा खासा वो चाहें तो रंगकर्मियों की सहायता कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, और उनको करना चाहिए, आगे आना चाहिए। और 3 4 5 नाम तो हैं ही जो कि बड़े नाम हैं। वही मुझे लगता है कि ये सब लोग आराम से कुछ कुछ सोच सकते हैं जो। करना चाहिए। चलिए, सर आपके मन से मैं उनको, मैं भी अपने तरफ से कुछ जो हमारे मित्र हैं या जिन्होंने हमारे साथ काम किया है, जो आज जी स्टार हो जी, गए हैं, उन लोगों को हम इस तरह की बात की जा सकती है कि आप आगे बढ़कर और कलाकारों की मदद कीजिए, कुछ शायद ये हो सकता है। हमारी बातचीत का यूट्यूब पे भी उपलब्ध हो जाती है कुछ समय बाद, तो ये मैं आपको भेजूंगा, तो आप जरूर उनसे साझा कीजिएगा। जैसे सतीश कौशिक जी है, गोविंद जी हैं, जिनको मैं जानता हूं, तो मैं भी उन तक ये वीडियो बहुत पहुंचाने की कोशिश ढेर सारे करूंगा। नाम हैं, सतीश कौशिक जी हैं, गोविंद नामदेव जी हैं, ये पंकज त्रिपाठी है, हाँ, फिर ये पीयूष है, इनाम पीयूष पीयूष हैं, मिश्रा भी। और अभी जो एनएसडी का जो नया स्टार जो उभरा है, क्या नाम नवाज, नवाजुद्दीन, तो ये सारे लोग, टिक तिग्मांशु वगैरह ये सब। दिग्मांशु हैं, संजय मिश्रा हैं। हाँ, संजय मिश्रा बिल्कुल। हाँ, तो ये सारे अगर बहुत कुछ लोग हैं इस तरह के। अब जैसे सर, वो कौन साउथ वाला जो एक्टर है, राज, क्या नाम है, प्रकाश राज, प्रकाश राज। प्रकाश राज, उसने काफी, मतलब उसने भी राशन बांटा और बहुत वो लोगों की करते, सेवा की। हाँ, वो भी करते हैं। वो इस तरह की है, विचार में हम रहते हैं हाँ, हमेशा। सर कुछ आप ये तो सामाजिक बातों के साथ कुछ आपकी क्रिएटिविटी को लेकर कुछ बात करना चाहता था। अब जी। मैं प्रमुखता से जो मेरे मन में इम्प्रेशन है विदेशिया को लेकर, जिसके इतने अधिक शो और लगभग उतने 20-30 वर्षों से लगातार उसका चलते चले आना, जी। उसकी जर्नी को लेकर कुछ बात कीजिएगा। हाँ, विदेशिया मेरा एक, कह सकते हैं कि सिग्नेचर प्ले है, और ये बात सन 1986 की है। जी जी। तब मैं 85 में मैंने एमए कर लिया था, हाँ और जी, उस वक्त मैंने सबसे पहला मैंने एक नाटक फुल लेंथ जो प्ले डायरेक्ट किया था, बकरी, हाँ। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का म्यूजिकल था, नौटंकी में किया था। तो जी जी। उसकी जो सफलता पटना में, एक तरह से कहा जाए कि एज डायरेक्टर मैं एक तरह से मैं रिकॉग्नाइज्ड हुआ, लोगों ने रिकॉग्नाइज किया। और उसके बाद एक पांडुलिपि मेरे हाथ में आई विदेशिया की, तो क्या जी आई, तो ये राही जी हैं एक, रामदास राही, उनके माध्यम से मुझे वो प्राप्त हुआ। और हाँ उन्होंने जी। कहा कि आप इसको पढ़िए और आप देखिए क्या है, तो आप कर सकते हैं, तो आप बहुत अच्छा रहेगा। तो चूंकि भिखारी ठाकुर जी जब तक करते थे, उनके बाद भी बाद की पीढ़ी के लोग भी कुछ दिनों तक करते रहे, कुछ लोग हाल फिलहाल तक करते रहे, कुछ लोग जीवित हैं, अभी भी हैं, लेकिन 1 2 लोग ही बचे हैं। अभी जैनेंद्र सुन रहा होगा, वो रामचंद्र जी हैं जो बचे हुए हैं, हाँ तो हाँ हाँ। वो करते रहते हैं। और लेकिन पूरी मंडली जो है, एक तरह से विदेशिया की जो मंडली थी, या और भी जो जो भिखारी ठाकुर ने जो एक तरह से कहा जाए कि रंगमंडल की स्थापना की थी, पहली बार मैं मानता हूँ कि प्रोफेशनल थिएटर जो भोजपुरी भाषा में, रीजनल लैंग्वेज में, और उसका प्रदर्शन किया करते थे घूम घूम कर गांव-गांव में, और एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो अलग अलग जगहों पर जाकर जी उसका काफ़ी धूम थी। जो भी नाटक करते थे भिखारी ठाकुर, ये कहा जाता था कि अरे विदेशिया
की टीम आई है, विदेशिया विदेशिया आया है, विदेशिया आया है। तो विदेशिया ऐसा पॉपुलर हुआ कि वो एक तरह से रूढ़ ही शब्द हो गया, और एक तरह से लोगों ने उसको शैली के रूप में भी, कुछ लोगों ने आगे चल के, सतीश आनंद जी ने उसको शैली के रूप में उसको स्थापित करने की कोशिश की। और ऋषिकेश सुलभ जी ने अमली कहानी लिखी थी, उसी को आधार बनाकर और विदेशिया शैली में सतीश जी ने 84 में इसका मंचन किया। उसके बाद मुझे 85 में मैंने बकरी किया, और जैसे ही विदेशिया की ओरिजिनल जो पांड्यलिपि थी मेरे हाथ लगी, तो मुझे लगा कि इसको करना चाहिए। इसका जो कंटेंट है, विस्थापन की जो समस्या है, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। ये तो बड़ा एक तरह से वैश्विक समस्या है, और आज की भी समस्या बन गई है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि लोग शहर से वापस लौट रहे हैं, गांव पलायन हो रहा है, या पहले गांव से लोग शहर की तरफ आते थे, अब शहर से लोग गांव की तरफ वापस आ रहे हैं। तो यह जो पलायन है, तो ये समस्या। और दूसरा ये कि रोजी रोटी कमाने के लिए लोग गांव छोड़कर जाते थे शहर में। अब पहले भी अंग्रेज जब हमारे यहाँ 300 वर्ष तक थे, तो हमारे यहाँ के जितने भी गिरमिटिया मजदूर को ले जाते थे सूरीनाम और मॉरिशस, फीकी और अन्य जो बाहर। तो एक तरह से पलायन बहुत हुआ हमारे यहाँ के गरीबों का, मजदूरों का। और उन्होंने जाकर जहाँ भी गए वहाँ उन्होंने उस शहर को बसाया, नगर को बसाया। तो आज़ादी के बाद भी जो नेहरूयन जो एक मॉडल जिसको कह सकते हैं, जो निर्माण कार्य जिसके आधार पर कल कारखाने आए अपने यहाँ, रेल आया, और भी बहुत सारे रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए, तो गांव। और उन्हीं दिनों अकाल पड़ा था बहुत बड़ा, जैसे आज एक क्राइसिस है कोरोना का, उसी तरह की क्राइसिस में बिहार, बंगाल, उड़ीसा, तो ये जो स्टेट था, इधर काफ़ी मतलब अकाल हुआ, लोग भूख से मरने लगे। तो वैसी स्थिति में पलायन हुआ, गांव छोड़कर लोग शहर की तरफ जाने लगे। तो विदेशिया भिखारी ठाकुर ने इस पलायन को देखा, और गांव में जिस तरह से महिलाएं रह गई अकेली, और सारा गांव जो है उठ के चला गया शहर में, तो उसकी याद में उसकी जो पत्नी है, या किसी की बहन होगी, या किसी की माँ होगी, वो किस तरह से अकेले पड़ गई। और इस नाटक में भिखारी ठाकुर ने जो प्यारी सुंदरी जो नायिका है, उसके विरह को लेकर एक तो विरह प्रधान नाटक बनाया इसको। विदेशिया मूलतः गायन की शैली थी, ठीक है ना, और एक परंपरा के रूप में हमारे यहाँ रही है गायन की, जिसको कि महेंद्र मिश्र ने पूर्वी गायन काफी के जो माने जाते हैं पायनियर। तो पूर्वी गायन की जो शैली है, वो विदेशिया का प्रभाव उसके ऊपर भी है उस शैली में। और नाच की जो शैली थी, लौंडा नाच की जो शैली थी, उस शैली को भिखारी ठाकुर ने मतलब एडॉप्ट किया था। और पूर्वी और नाच की जो शैली है, दोनों को लेकर, और अभिनय, और साथ साथ से ये जो पलायन की जो समस्या आई, तो इस पर एक कहानी उन्होंने रची, एक नाटक ही रच दिया कि एक नायक चला जाता है, वो विदेशी हो गया, उसकी याद में उसकी जो पत्नी है वो विरह में है, रो रही है, और तो इंतज़ार कर रही है उसका। तो एक तरह से एक बटोही है जो गांव से शहर की तरफ जा रहा है, वह भी कलकत्ता कमाने जा रहा है। और उससे वो नायिका जो कहती है, अपना दुखड़ा प्रकट करती है कि आप कलकत्ता जा रहे हैं, तो आप मेरे पति को खोज कर, ढूंढ कर किसी तरह ले आइए। और तो वो बटोही जाता है और उसको ढूंढता है, और उसको खोज कर उसको वापस ले आता है। तो ये जो जर्नी है कि गांव छोड़कर शहर जाना, फिर शहर से वापस विदेशी को गांव में आना, तो एक सर्कल है, जिस सर्कल को इस प्ले में डील किया गया है। और इसका जो संगीत था
वो मेरे लिए बड़ा ही चैलेंजिंग था, और ऐसा लगता था कि ये संगीत तो मेरा ही है, जो मैं बचपन से जिसको गाता आ रहा हूँ। और ऐसा लगता था कि अरे मेरी माँ जो गाती थी संस्कार गीत, कहीं हम्म। उसका भी प्रभाव है, मेरे पिताजी जो कुछ गाते थे वो उसका भी प्रभाव दिख रहा है। और मेरे दादाजी कुछ कीर्तन करते थे, कीर्तनकार जी थे, तो उनका जी भी जी। प्रभाव। तो मुझे लगा कि, और मैं जो गाना गाता हूँ, लोकगीत गाता हूँ, तो ये जी सारा कुछ उसमें दिखा मुझे। और तमाम तरह की जो शैलियाँ हैं बिहार की या पूर्वांचल की, वो सारी शैलियाँ, गायन की शैलियाँ भी दिखी उसके अंदर, कि हर जी। सिचुएशन पे एक दो दो तीन तीन गाने, अलग अलग हाँ शैलियों के गाने उसमें थे। तो मुझे लगा कि ये तो मेरा प्ले है और ये मुझे करना चाहिए। और जब मैंने उसको करना शुरू किया तो 3 महीने का वक्त लगा मुझे। एक जी। 1.5 महीने मुझे उस गाने को रिकम्पोज करने में लगे। गाना तो चूंकि विदेशिया का एक खास तरह का एक स्टाइल का एक गाना है, जो एक ही तरह से लोग रात रात भर गाते हैं, और हाँ कुछ थोड़ा वैरायटी के साथ। तो हाँ। एक पर्टिकुलर एक उनकी गाने की एक शैली थी। तो मैंने जी जी। उसमें क्या किया, प्रयोग की, मैंने उसमें थोड़ा बदलाव भी करना शुरू किया, कुछ अपने तरीके से अपना संगीत उसमें डालना, कंपोज करना शुरू किया, उसका विस्तार एक तरह से कह सकते हैं। जिस तरह से मेरी माँ बचपन में जब गाती थी कोई गीत, तो जी। मेरे पिताजी उसको बिगाड़ दिया करते थे। बिगाड़ना हाँ तो हाँ माँ हाँ और पिताजी में नोक झोंक होती थी कि आपने तो मेरा हाँ। संगीत बिगाड़ दिया, ये गाना तो ऐसे था, आपने इसको ऐसे कर दिया। तो चूंकि फादर वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और विस्तार कर रहे थे, तो हाँ तो मैं बचपन से ये नोक झोंक देखता था माँ पिताजी का। तो मेरे अंदर भी ख्याल आया कि मैं पिताजी द्वारा जो विस्तार किया जा रहा था, मैं उसको भी विस्तारित करने की कोशिश मैंने की। और हम्म। विदेशिया में आप देखेंगे कि 12 मासा है। 12 मासा, हाँ 12 महीने की फीलिंग एक नायिका की, 12 महीने हाँ का फेस्टिवल, 12 महीने का कलर, 12 महीने की जो व्यथा है, हर महीने में वो याद कर रही है अपने पति को। तो हाँ तो मैंने उसको 12 राग रागनियों में ढालने की कोशिश की। हाँ और लेकिन जो नाटक विदेशिया की जो मूल आत्मा थी, जो गायन की जो शैली थी, उसको भी हम बीच बीच में उसको लेकर चल रहे थे। लेकिन मैंने उसमें बहुत ही गाने में प्रयोग किए, और उसको आज जितने भी लोग विदेशिया कर रहे हैं, तो मैं सबको देखता हूँ कि मैंने जो किया उसी को वो एक तरह से रिपीट कर रहे हैं, उन्हीं धुनों को अपने अपने तरीके से सब लोग गा रहे हैं। अब जैसे पिया गैले कलकतवाए सजनी, ये गाना था जो मैंने इसको कंपोज किया था। आज मैं देख रहा हूँ कि बड़ी बड़ी गायिकाएं, वो जो हैं, भोजपुरी की बड़ी सिंगर है, क्या नाम है, जो बहुत बड़ी सिंगर है, आसाम की है, लेकिन भोजपुरी में उसका नाम है, बड़ा नाम है, तो कल्पना पटवारी। तो वो भी कल्पना उस धुन बुद्धि। को गा, हाँ उसी धुन को मैंने देखा। तो मुझे ये लगा कि ये धुन तो था नहीं ओरिजिनल। और मैंने भिखारी ठाकुर का ओरिजिनल प्ले भी देखा है, और रामदास राही जी के माध्यम से मैंने उसको सारे कलाकारों को बुलाकर, और हमने डॉक्यूमेंटेशन भी किया है उनके पूरे विदेशिया को, उनके पूरे और नाटकों को। तो हम्म। उसका अलग धुन है। लेकिन जो मैंने बनाया वही आज गाया जाता है, वही आज गाए जा रहे हैं। एक तरह से कह सकते हैं आप कि ओरिजिनल जो विदेशिया गाया जाता था वो नहीं गाया जा रहा है, बल्कि जो मैंने बनाया उसको लोग गा रहे हैं। तो एक तरह से मुझे लगता है कि अच्छी बात भी है। और चूंकि एक जो गायन की शैली थी, जो भिखारी ठाकुर की, वो शैली भी हाँ हमारे नाटक में है बीच बीच में। वो जो दर्द है, वो जो विरह है, वो जो पीड़ा है, वो सारी चीज़ों को मैंने इस्तेमाल किया। और 1.5 महीने लग गए मुझे उसको कंपोज करने में। फिर अभिनेताओं का चयन, फिर उनका भोजपुरी चूंकि मैं पटना में इसको कर रहा था, तो पटना के सारे कलाकार पटना भाषी थे, पटनिया, भोजपुरी भाषी हाँ बहुत कम लोग थे। तो उनको भोजपुरी भाषा में ट्रेंड करना, उनको भाषा को सिखाना, और उसके बाद उस
जब मैं कर रहा था तो मुझे लग रहा था अंदर से कि कोई मैं बड़ा काम कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। तो जिस तरह से गाने बन रहे थे, जिस तरह से उसकी कोरियोग्राफी हो रही थी, जिस तरह से अभिनय हो रहा था, तो एक बड़ा प्ले तैयार हुआ। और पहली बार हमने 86 में इसकी प्रस्तुति की, और हाँ। 86 से लेकर 87 तक मैं उसके कम से कम 20-25 शोज कर डाले, और उस समय 3 घंटे का होता था, एक इंटरवल भी मैं करता था नाटक में। हाँ। तो मैं फिर 87 में मैं एनएसडी चला आया, हाँ। और 87 से लेकर 90 तक मैं एनएसडी में रहा। तो बीच बीच में जब छुट्टियां होती थी, उन छुट्टियों में मैं आता था, और फिर मैं उसको परमार्जित करने की कोशिश करता था, क्योंकि 3 घंटे से चलो इसको थोड़ा 2.25 घंटे का करते हैं, 2.25 घंटे से हुआ कि चलो 2.5 घंटे का किया जाए, फिर इसको कम करते 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 अब जाकर 2 घंटा, 2.25 घंटे का मैं करता हूँ। और पूरे देश में अब तक इसका 722वां प्रदर्शन हमने अभी हाल फिलहाल में किया। तो ये एक लंबी यात्रा है, 86 से लेकर अब तक ये 35 साल से ऊपर की यात्रा है। तो अब इस यात्रा में बहुत सारे अनुभव हैं, बहुत सारे अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके का अनुभव है। लेकिन ये मुझे नहीं मालूम था कि विदेशिया मुझे से इतनी प्रसिद्धि मुझे मिलेगी। ऐसा एक मन में कहीं आपको लगता है, जब आप क्रिएट कर रहे होते हैं, कोई सृजन कर्म में होते हैं, तो आपके अंदर कहीं लगता है कि कुछ अच्छा, आप कविता भी लिखते हैं तो आपको लगता होगा कि मैं ये जो कविता है कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ अच्छा बन रहा है। कहानियां जब आप लिखते हैं लगता है कि मैं अच्छी कहानी, लगता है ये अच्छी कहानी बन रही है। तो उसी तरह से अंदर लगता था कि एक अच्छा नाटक बन जाएगा और ये लंबा चलेगा। लेकिन इतना नहीं मालूम था कि इसके 700 से ऊपर शो मैं कर दूंगा और अभी तक ये चलता रहेगा और ये नाटक मुझे प्रसिद्धि दिलाएगा, ये नहीं मालूम था मुझे। तो ये यात्रा बहुत लंबी यात्रा है, उसकी बहुत सारे अनुभव हैं, और कितने सारे कलाकार आए। विदेशी जो करता हाँ। था वो कम से कम, आज जो विदेशी कर रहा है वो 6-7 विदेशी बदल गए तब से लेकर। प्यारी सुंदरी कम से कम 7-8 प्यारी सुंदरी हो गई, बदल गई। आज जो शारदा सिंह करती है, उसके पहले कितनी एक्ट्रेस आई और उस रोल को करके चली गई। तो मुझे लगता है कि हजारों कलाकारों का पार्टिसिपेशन विदेशिया में हुआ। जो लोग आते गए, करते गए, निकलते गए। कोरस में भी लोग आए, पंकज त्रिपाठी तक ने कोरस में काम किया, विदेशिया में हमारे साथ काम किया। और इस तरह से बहुत हाँ। सारे कलाकार जो आज बड़े बड़े कलाकार हो गए हैं, वो सब लोग विदेशिया में, बिहार में अगर के हैं तो किसी न किसी बहाने विदेशिया से जुड़कर और वो तब आगे बढ़े हैं। तो हजारों कलाकार विदेशिया ने दिए, और विदेशिया अभी तक हम, मतलब रोज नए नए कलाकार आते हैं, हमेशा बदलते रहते हैं, हमेशा उसको फिर नए कलाकारों को लेकर करना पड़ता है, और हर बार वो बदल जाता है। चूंकि ये एक जीवंत माध्यम है, तो जो मैं करता था पहले विदेशी, आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले, वो आज बिल्कुल बदला हुआ उसका रूप है। तो हर शो में उसका रूप बदलता जाता है, नए नए कलाकार बदलते हैं, तो उसका जो कलर, टेक्सचर, ये सारा बदलता रहता है। तो यही इसकी खूबी है और यही इसकी शक्ति है, यही इसका पावर है कि अभी भी हम उसको रोज बदलते हैं। और आज भी ये नाटक, मुझे लगता है कि ये उसकी जो सिम्फनी है पूरे नाटक की, गायन की, वो सब मेरे अंदर अभी भी वो गूंजती रहती है, और हर बार मुझे नया लगता है जब भी मैं इसको करता हूँ। तो भाई साहब, बहुत सारी बातें हैं विदेशिया को लेकर। जयंत देशमुख लगातार प्रोग्राम को देख रहे हैं और उन्होंने आपसे ये अनुरोध किया है कि उसका गीत सुनने की इच्छा है, भले ही 4 लाइन सुनाए। अभी अभी तो मैंने जयरंगम वाले मंच पर ढेर सारे गीत गाए थे। तो अभी जो जिस गाने की चर्चा की मैंने, जिसको मैंने बनाया था, हाँ।
पिया पिया गईल कलकतवाए सजनी, पिया गईल कलकतवाए तुम्हारे सजनी। सजनी। तो ये जो धुन है, एक सेकंड जरा, चूंकि हारमोनियम नहीं है ना तो सुर का भटकाव हो जाता है। हाँ हाँ। ए सजनी हो, ए सजनी हो, ए सजनी, पिया गईल कलकतवा ए सजनी, पिया गईल कलकतवा ए सजनी। ए सजनी हो, ए सजनी हो, ए सजनी, पियवा गईल कलकतवा ए सजनी। तूड़ी दिहले पति पत्नी नातवा ए सजनी, अरे तूड़ी दिहले पति पत्नी नातवा ए सजनी। कैसे प्यारी सुंदरी के बतवा ए सजनी, लिखत भिखारी खोज कर बही खतवा ए सजनी, लिखत भिखारी खोज कर बही खतवा ए सजनी। प्यारी सुंदरी के बतवा ए सजनी, प्यारी सुंदरी के बतवा ए सजनी। ए सजनी हो, ए सजनी हो, ए सजनी, पियवा गईल कलकतवा ए सजनी, पिया गईल कलकतवा ए सजनी। तो लंबा गाना है, तो मैंने एक आखिर वाला गाया, एक स्टेंजा गाया। तो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू। जैन हमारी मित्र है जेनी शब्दम कवित्री, वो भागलपुर की रहने वाली हैं, दिल्ली में रहती हैं, अभी उनको आनंद आ गया, भावुक हो गई। हाँ थैंक यू। असल में आवाज़ भी लगी हुई है और साज नहीं होने से हम लोग तो जब तक, हम लोगों का टूल यही है कि हारमोनियम होना चाहिए, ढोलक होना चाहिए, तबला बजना चाहिए, तब जाकर और कलाकार जो है ना उसका मूड बनता है तो गाने का। लेकिन चूंकि हम लोग इतने साल से गाते आ रहे हैं तो इतने सीजनड हो गए हैं कि किसी भी परिस्थिति में गा सकते हैं गाना। तो इसलिए एक हमने वानगी दिखाई इस नाटक की। समय समय पे बहुत सारे चैलेंजिंग नाटक भी आपने उठाए, निर्देशित किए, और खासतौर से यहाँ भोपाल में तो हमने देखे ही, जो आपके मार्गदर्शन में होते रहे। अब बात ये आ रही है कि लगभग 2-3 मिनट का समय बचा है, तो हम क्या सार्थक कुछ बात कर पाएंगे? मात्र 2-3 मिनट का समय बचा है। अच्छा, 1 घंटा हो गया? हाँ, पता ही नहीं चला। हाँ, पता ही नहीं चला। तो अब आखिरी बात ये हो सकती है कि मेरे रंगमंच में जो 4 फेजेज आते हैं। पहला फेज है विदेशिया, जिसको मैंने किया। दूसरा, मैंने एक महत्वपूर्ण जो काम मेरा है कि स्लम के वो जो बिगड़ैल बच्चे थे, जो जराइम पेशा वाले लड़कों के साथ हमने थिएटर किया, और वो 30 कलाकार को हमने क्रिमिनल होने से बचाया। ये मेरा दूसरा वर्क है, महत्वपूर्ण वर्क है, जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से पास होने के बाद मैंने उसको किया था, सफर मैना संस्था के माध्यम से। तीसरा जो मेरा एक क्षेत्र है, मैं बायोपिक थिएटर मेरा महत्वपूर्ण है, यानी कि पूरे देश में बायोपिक थिएटर करने का सबसे ज़्यादा अगर क्रेडिट जाता है तो मुझे जाना चाहिए। कबीर, तुलसी, हब्बा खातून, विद्यापति पोएट, हीरा डोम पहला हिंदी का दलित कवि, उसके बाद बिरसा मुंडा, फिर अम्बपाली, भगत सिंह, इस तरह से बहुत सारे जो चरित्र प्रधान जो नाटक हैं, बायोपिक थिएटर जिसको कहते हैं, फिल्में भी जिस तरह से बनती हैं आजकल, तो इस पर मेरा ये तीसरा काम है।
और चौथा काम है संगीत निर्देशन, कि देश के जितने भी बड़े बड़े महत्वपूर्ण निर्देशक हैं, चाहे बंसी कौल हों, प्रसन्ना नहीं, प्रसन्ना जी के साथ नहीं किया मैंने, भानु भारती हैं, आप राम गोपाल बजाज हैं, देवेंद्र राज अंकुर हों, चाहे ढेर सारे नाम हैं, त्रिपुरारी शर्मा जी हों, रॉबिन दास हों, तो इस तरह के जितने भी बड़े बड़े निर्देशक हैं, इन सबों के साथ एज म्यूजिक डायरेक्टर तो मैंने उनका काफ़ी काम किया उनके साथ रह के, और ढेर सारे नाटकों में म्यूजिक दिए हैं, और कम से कम 400-500 हमारे गाने जो हैं कॉम्पोजिशंस हमने बनाए होंगे अब तक, जो मुझे याद भी नहीं है बहुत सारे गाने। तो ये 3-4 हमारी मतलब हमारी जो यात्रा है, रंग यात्रा है, कि पहला विदेशिया, दूसरा वो बच्चों के साथ जो काम किया, तीसरा बायोपिक थिएटर, और चौथा एज म्यूजिक डायरेक्टर। तो ये 4 हमारे काम का दायरा आता है। तो इसके लिए हम लोगों को बहुत विस्तार से बात करनी पड़ेगी कि वो जो सफ़र मैना का काम है अपने आप में बहुत बड़ा काम है, वो बड़ा प्रयोग था, जिसमें कि जिस तरह के बच्चों को लेकर, जराइम पेशा बच्चों को लेकर हमने काम किया, जो सिगरेट पीता था, गांजा पीता था, चाकू चलाता था, इस तरह के 30 बिगड़ैल बच्चों को पकड़ के, और मैंने उनके साथ अंधेर नगरी नाटक तैयार किया और पूरे देश में उसका मंचन किया था। तो एक महत्वपूर्ण काम है वो मेरा, जिसकी बहुत चर्चा हुई थी पूरे देश में एक जमाने में। तो ये 90 की बात है, एनएसडी से पास होकर निकला और तब ये हमने इस तरह का किया था। तो ये 4 महत्वपूर्ण हमारा काम का दायरा है, क्षेत्र है। तो विदेशिया ही अपने आप में एक चैप्टर है पूरा, तो ये बायोपिक थिएटर अपने आप में एक चैप्टर है पूरा का पूरा, और जितने लोगों के साथ रंग संगीत मैंने एज डायरेक्टर काम किया वो अपने आप में एक चैप्टर है। और उसके साथ मतलब तो अलग अलग, जैसे आज विदेशिया पर ही हम लोग ज़्यादा बातचीत करते रह गए, वह भी पूरी तरह से हम नहीं बात कर पाए और 1 घंटा बीत गया। तो मुझे लगता है कि हाँ जी बताइए सर। एक बार और आना पड़ेगा आपको, इसका आप वादा कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर लोग, जयंत भी कह रहे हैं कि इस पर कभी बोलिए, जैनी का कहना है कि एक सत्र और होना चाहिए। तो हफ्ता 10 दिन बाद एक बार फिर हम मिलते हैं दोबारा। जरूर जरूर, क्योंकि मुझे भी अभी अधूरापन लग रहा है, संतुष्ट नहीं हुए। हाँ बिल्कुल ही, हम भी संतुष्ट नहीं हुए। अभी तो बहुत सारी बातें थी करने को, और विदेशिया तो एक ठीक है, विदेशिया हमारा एक महत्वपूर्ण काम है, लेकिन विदेशिया से इतर जो मैंने काम किए पूरे देश में घूम घूम कर, और और एक चौथा 5वां जो हमारा जो चैप्टर है वो एमपी ड्रामा स्कूल, मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय। वही कहने वाला था मैं कि जो आपका अकादमिक वर्क है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जिस तरह से 8 साल में मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय को हमने एक ऊंचाई दी और राष्ट्रीय स्तर पर उसकी चर्चा हुई, और लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि या तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में जाओ या तो मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय में जाओ, सीखना है तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से तुलना होने लगी थी। तो 8 साल के अंदर में, तो ये एक मेरा महत्वपूर्ण काम है, जिस पर मुझे, ये अपने आप में एक पूरा चैप्टर है जिस पर हम लोग बात कर सकते हैं। तो अलग अलग मुझे खासतौर 28 सेकंड बचे, वाइंड अप जैसे ही है, पर मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि 6, 7, 8 साल जो आपने मध्य प्रदेश में दिए, आपकी अपनी स्वयं की प्रतिभा इतनी अदम्य थी कि आप चाहते तो उन सब का एक लालच रख सकते थे, लेकिन आपने वो लालच सारा छोड़ के आप केवल एक निदेशक की तरह काम करते रहे। इसके लिए बहुत बड़ा श्रेय है, और हम लोग जल्दी दोबारा मिलेंगे। आपका मैं आभारी हूँ और सभी सुनने वालों